वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की। अब क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, क्या कुछ पूछा जा सकता है, तो एक एक करके सारी बातों की बारे में यहाँ पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले बात करें आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन कब हुआ, कौन से ईयर में, तो 1942 में किया गया था। इसी को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। 28-30 मार्च 1942 को टोक्यो जापान में जो रास बिहारी बोस रह रहे थे, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज के गठन पर विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल, इनके सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, जिसका पहला सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ था। सो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना हुई थी, जिसका पहला सम्मेलन कब हुआ, जून 1942 में। कहाँ पर हुआ, बैंकॉक में। नेक्स्ट पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। ठीक है, सो ये जैसे आप पॉइंट देख रहे हो, ये सारे पॉइंट इतने क्रूशियल हैं कि एग्जामिनेशन में इसके बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर आप चाहो तो, और अगर आप तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो अभी भी समय है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये पीडीएफ होगा, आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर सकते हो और वीडियो सीरीज़ के माध्यम से तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख ही रहे हो। बट मुझे ये लगता है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इतना सब कुछ। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मॉनेटरी सेंस में ना सोचते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। अगर आप चाहो एडमिशन लेना तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर फ्री जो वीडियो सीरीज़ है इसके माध्यम से तो आप कवर अप कर ही सकते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। सो एग्जामिनेशन में पूछा गया है कई बार कि ये जो आज़ाद हिंद सरकार है इसका गठन कहाँ पर किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। कब किया गया, 21 अक्टूबर 1943 को। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला जो पॉइंट है इसमें बात हो रही है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप जो था वो ब्रिटिश मलय का एक पार्ट था, एक अंग था। नेक्स्ट पॉइंटर है, आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाही, जिसमें RK सहगल थे, शहनवाज थे और गुरुबख्श सिंह थे, इनको फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सज़ा दी गई तथा राशिद अली की बात करें तो इनको 7 साल का कारावास का दंड दिया गया।
इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाबाई देसाई इनके नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ये प्रमुख वकील थे। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि पंडित नेहरू इन्होंने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। भूलाभाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और पंडित नेहरू वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चले दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में शामिल थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल नहीं थे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस को 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया ये आए और इन्हें जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। अगला पॉइंटर है 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एच.सी. चटर्जी वित्त विभाग, M.A. अय्यर प्रसारण, लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला विभाग आदि को इसमें शामिल किया। प्रसिद्ध यहाँ पर नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें तो इस अंतरिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। रंगरूटों को प्रशिक्षित किया गया और आईएनए के लिए धन एकत्रित किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1944 में आईएनए मुख्यालय को रंगून, वर्मा में स्थानांतरित कर दिया गया था और सेना के रंगरूटों को चलो दिल्ली युद्ध के नारे के साथ वहां से मार्च करना था। 6 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जापानी सेना द्वारा आईएनए को दे दिया गया था। द्वीपों का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो, गांधी जी को इन्होंने इसी टाइम पर राष्ट्रपिता कहा था और ये ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति थे, से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए गांधी जी का आशीर्वाद मांगा। नेक्स्ट पॉइंटर है शहनवाज की कमान में एक आईएनए बटालियन को जापानी सेना के साथ इंडो वर्मा मोर्चे पर जाने और इम्फाल अभियान में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंटर है आज़ाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पार की और 18 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर खड़ा हो गया। आईएनए इकाइयां बाद में कोहिमा और इम्फाल तक आगे बढ़ीं। 14 अप्रैल को बहादुर समूह के कर्नल मलिक ने पहली बार मणिपुर के मोइरंग, जहां आईएनए मेमोरियल कॉम्प्लेक्स खड़ा है, में जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के उत्साही नारों के लिए भारतीय मुख्य भूमि पर पहली बार आईएनए ध्वज फहराया। 3 महीने के लिए आईएनए ने मोइरंग में सैन्य प्रशासन कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन फिर मित्र देशों की सेना ने इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। आईएनए का हर्ष भी जापानियों जैसा ही हुआ और सभी ब्रिगेडों ने 18 जुलाई 1944 को अपनी वापसी शुरू कर दी। आगे बात करें तो इसके बाद स्थिर जापानी वापसी ने राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए आईएनए की किसी भी उम्मीद को खारिज कर दिया। 1945 के मध्य तक पीछे हटना जारी रहा। 15 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का आत्मसमर्पण हुआ, तब इसके साथ ही आईएनए ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह, इस दोनों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को अब एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है। सो यहाँ पर हमने बात करी आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद सरकार की, क्या कुछ घटनाक्रम रहा, वो सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा कल का, उसमें हम लोग कैबिनेट मिशन और संविधान सभा इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।